अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। जिस वक्त इमरान खान साहब लाहौर पे एक यादगार जलसे से ख़िताब कर रहे थे और वो फिर दोबारा से एक बैरूनी मदाखलत और साजिश की बात कर रहे थे, एंड उसी वक्त खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसका एलामिया सामने आया, उसमें गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, ये उस एलामिया में बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के एलामिया का खैर मकदम किया जाता है और फिर PTI भी कहती है कि उनके मौक़िफ़ की जीत हो गई। तो सर, यानी कि इस कौमी सलामती कमेटी के एलामिया से सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। PTI भी मान रही है कि जो बात हमने कही थी वही दुरुस्त है, हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के ज़रिए आया, और अमेरिका भी उसका खैर मकदम कर रहा है। तो मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ी सी बात आज हम इस हवाले से कर लें कि ये भी कितना अरसे तक इस इशू ने अलाइव रहना है या इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलाइव रखना है, और इससे कितनी, क्योंकि उन्होंने पूरी अपना नैरेटिव ही इसके अराउंड बिल्ड किया है, जो वो खुद मुख्तारी और आज़ादी की जंग की बात कर रहे हैं, एक जद्दोजहद की बात कर रहे हैं। तो ये कि आने वाले दिनों में ये अब भी अलाइव रहेगा सारा का सारा मामला पाकिस्तान की सियासत में, या इस इस्लामिया के बाद अब ये बहस शायद ख़त्म हो जाए, मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ दूसरा अहम जो मामला है वो इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ है जो इस वक्त मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं। बड़ी और अहम मुलाकात लंदन में बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई, और उसमें एक जो चीज़ सामने आई है वो ये कि EVM के इस्तेमाल के हवाले से कि ये फ़ैसला वापस लिया जाएगा। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शंस और EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का हक़, जिसके अराउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा मोमेंटम अपने आने वाले इलेक्शन के लिए बिल्ड कर रही थी। तो अब इसको अगर रोल बैक किया जाता है और दीगर जो चीज़ें हैं, तो फिर उसमें PTI क्या मज़ीद प्रोटेस्ट करेगी और बाकी जमातों के लिए कितनी बेहतर सूरत हाल रहेगी, मैं चाहूँगा इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुर्जा सोलंगी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और अजीम चौधरी साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, ये कैसे देख रहे हैं? एलामिया में कुछ ज़्यादा बदला हुआ भी नहीं है, वही जो पहले था, लेकिन अब इस एलामिया ने सबको मुतमईन कर दिया है, अमेरिका भी खैर मकदम कर रहा है, PTI भी कह रही है कि जी हमारी बात जो थी उसकी वेरिफिकेशन हो गई। आप कैसे देखते हैं इसे? अगर उनकी बात की वेरिफिकेशन हो गई है तो ख़त्म करें बात को, बात क्यों बढ़ाते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मेरा अपना ख्याल ये है कि इस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाई दें एक बार। आप जो PTI कह रही है ना कि कमीशन कायम किया जाए, वो एक बार इंक्वायरी कराने मालूम हो जाएगा। देखिए, मुझे हैरत होती है मखदूम शाह महमूद साहब कि वो इतने अरसे तक वज़ीर ख़ारजा रहे और अब तक उनको ख़ारजा उमूर का पता नहीं। ये मुरासले आते रहते हैं, ये डिसाइफर होते रहते हैं, इनकी बातें पता चलता रहता है और हम डिमांड्स करते रहते हैं, एहतजाज करते रहते हैं। सूरत हाल है ये। लेकिन अगर आप कहती हैं जंग आज़ादी, हम 1940 में वापस चले गए तो जंग आज़ादी तो 1857 में हुई थी। तो फिर फवाद चौधरी साहब को हम वापस जाना चाहिए, और वहाँ जब वापस जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आज मौजूद सियासतदानों से कितने घोरों के मुखबिर थे जिन्होंने जायदादें ली। तो खैर उस जाए बगैर वही कहना चाह रहा हूँ कि इस मामले को ख़त्म किया जाए, चाहे वो कमीशन कायम करें आप। अच्छा, दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा था कि साजिश और मुदाखलत ये साथ साथ चलते हैं। जब तक साजिश नहीं होती मुदाखलत हो सकती। आपका साजिश नहीं हुई, खाली मुदाखलत हुई है, तो ये मैं नहीं मानता। ये साफ कह रहे थे कि जी हमने तो मुदाखलत का कहा था, ये भी गलत है। इमरान खान साहब ने जलसों में आलमी साजिश किया है कि हमारे खिलाफ आलमी साजिश हुई और इसको नाकाम बनाना है। अब वो उसके बाद यू टर्न लेना वहाँ से मुनासिब नहीं लगता। आपने आलमी साजिश कहा था और कहा था मुदाखलत हुई है। मुदाखलत सियासी भी होती है। मुदाखलत अमेरिका ने इराक में की, साजिश के बाद की, वियतनाम में की, साजिश के बाद, इराक में की, साजिश के बाद की, कहाँ ने की? भुट्टो को साजिश के बाद फांसी दी गई। ये होती है साजिश और उसकी अब इसको आप ये कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने साजिश की मिलकर
अमेरिका से वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये मैं समझ में नहीं आया। सही। मैं सोलंकी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कैसे देख रहे हैं? एक नैरेटिव है जो बिल्टअप किया गया है और उसको मुसलसल दोहराया जा रहा है, हर जलसे में हर तरफ ये बात की जा रही है। देयर इज़ नो डाउट कि एक बड़ी चार्ज सपोर्ट क्राउड की मौजूद है जो पेशावर, कराची, लाहौर में मौजूद थी खान साहब के लिए, पूरी तरह से बाय कर रहे हैं इस बयानिए को। इसको आगे किस तरह बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, इमरान खान को ये एक चीज़ मिल गई है तो वो इसके साथ खेलेंगे। हर वक्त उनको खेलने के लिए कोई ना कोई खिलौना चाहिए होता है। एक ज़माना था जब इनको 35 पंक्चर का खिलौना मिला था, वो उन्होंने खूब खेला। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो पीछे हट गए क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। और बाद में जब ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा खिलौना, तो उन्होंने टीवी चैनल पे आकर कह दिया कि ये तो एक सियासी बयान था, बस वो मुझे किसी ने कान में फूंक मारी थी तो मैंने कह दिया। अब बात यह है कि ये जो गैर मुल्की अमरीकी साजिश का जो ये जिक्र कर रहे हैं, हुकूमत की तब्दीली का, रिजीम चेंज का, तो अमेरिका की जो तारीख है उन्होंने तो रिजीम चेंज किए हैं, बहुत सारे मुल्कों में किए हैं, लेकिन वो किस तरह से करते हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड है। वो ये नहीं होता कि उनके जो 18-19 ग्रेड का जो एक अफसर है उसके ज़रिए आपके सफ़ीर को कहें कि जी हम आपकी हुकूमत तब्दील कर रहे हैं। मतलब ऐसा इतना घामड़पन अमेरिकी नहीं करते। सही सही। तो ये जो कहानी इन्होंने बनाई है, बात यह है कि अगर अमेरिका यहाँ पर कोई हुकूमत तब्दील करने की कोशिश कर रहा है तो वो किसी की भी हुकूमत हो, वो सिविल हो, फौजी हो, कोई भी हो, नीम फौजी हो, अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता हमारी हुकूमत की तब्दील करने की। लेकिन इसकी तहकीक और तफ्तीश कौन करता है? अभी तक तो खान साहब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ISI और दूसरी एजेंसियां, उन पर फख्र करते रहे हैं। अब अगर वो लोग कह रहे हैं कि हमने तफ्तीश कर ली और हमें कुछ नहीं मिला, तो अब खान साहब ने अगर अपनी कोई निजी इंटेलिजेंस एजेंसी खोल ली है तो वो हमें बता दें उसका क्रेडेंशियल्स क्या है। वो कोई बनी गाला प्रोडक्शन कोई एजेंसी है, वो हमें बता दें। तो ये तो एक असल में एक स्मोक स्क्रीन है। बात यह है कि उनकी हुकूमत, उनकी नाअहली और निकम्मापन और एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जो नाकामी है, जिसमें उनके इत्तेहादी उनको छोड़ के चले गए, उनके अपने पार्टी के लोगों ने आकर उनके खिलाफ वोट देने के लिए हामी भर रही, ये है वो नाकामी जिस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने ये एक अपने टोपी में से कबूतर निकाला है। तो ये इस कबूतर के साथ खेलेंगे जब तक वो खेल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात शाह महमूद को भी देने हैं और इमरान खान को भी देने हैं। कल रात हिना रबानी खर ने ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल पे कहा कि 7 मार्च को जो मुरासला आया उसमें उन्होंने कहा कि आप एहतजाज करें, जिसको डिमार्श कहते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने मना कर दिया। ये 20-25 दिन इन अंडों पर क्यों बैठे रहे? ये 1 महीना जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया अगर रिजीम चेंज का खतरा था? ये जो इत्तेहादी जो इनको छोड़ गए उनमें से किसी से इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि ये रिजीम चेंज हो रही है। तो खान साहब को अपनी जो ये बुलंद बाला जो दावे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि उनकी ये जो बयानिया है ये ज्यादा। सर अब तो सवाल सोलंकी साहब ये भी उठ रहा है ना कि वो तो बाकी तो बातें अपनी जगह, अगर रिजीम चेंज का खतरा था, आज जो वो मुतालबा कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने लाहौर के जलसे में दोहराया, फिल फॉर इलेक्शन, अगर गलती हुई है तो अजाला हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो उनके पास था कि वो खुद इलेक्शन की तरफ चले जाते, ये भी उसको ऑप्ट कर सकते थे। अब निकलने के बाद वो ये मुतालबा कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी
जी वेलकम बैक। मैं चॉइस साहब से जानना चाह रहा था, चॉइस साहब ये जो सपोर्ट है खान साहब की, एंड विदाउट अ डाउट एक बड़ी सपोर्ट है, ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? ये क्या अप्रोच रखते हैं और किस तरह से पूरा का पूरा नैरेटिव बाय कर रहे हैं खान साहब का? बहुत शुक्रिया खान, मैं बारे में ये राय रखता हूँ। ये वो लोग हैं जो तनकीद किया करते थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, और अब उनकी दिलचस्पी हो गई है कि वो जलसे में जाके बात सुने। लेकिन इनकी बहुत ही कम तादाद ऐसी होती है जो इलेक्शंस वाले दिन वोट डालने के लिए घरों से निकलते हैं। अगर खान साहब ने इन लोगों को अपने वोट पे तब्दील कर दिया तो यकीनन एक बड़ा मामला होगा। लेकिन मुझे ये नजर नहीं आता पाकिस्तान के मिजाज के मुताबिक कि कोई ऐसा शख्स जो सूट पहना हो, जिसे बोस्की का सूट पहना हो, जिससे बहुत नफीस कपड़े पहने हो, बेगम साहबा सुर्खी पाउडर लगा के गई हो, वोट डालने तो गरीब आदमी जाता है जिसके जूते फटे हुए होते हैं, जिसके मैले कपड़े होते हैं, जिसको लोग लेकर आते हैं। ये वो लोग जो बड़ी कारों में सफर करने के आदमी हैं, ये पोलिंग स्टेशन पर जाकर धक्के खाने के आज तक तो आदि नहीं हुए, मुस्तकबिल में होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन चॉइस साहब एक रियलिटी तो ये है ना कि जलसों में भी गरीब आदमी जाया करता था पहले, अब तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जलसों में जा रहे हैं, कंटेनर्स को अबूर करके, कई मील वॉक करके, गर्मी के मौसम में, रमजान के मौसम में। तो ये फिर क्यों पोलिंग स्टेशन तक क्यों नहीं जाएंगे? तो मैं वजाहत कर दूं ये कंटेनर्स की और लोगों के पैदल जाने की। मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। जब कभी भी मीनार पाकिस्तान पर जलसा हो तो भाटी से आगे का तमाम इलाका खाली रखा जाता है और वहाँ पैदल ही जाना पड़ता है। ये जमात इस्लामी का जलसा हो, ये जुनैद साहब का जलसा हो, ये इवन परवेज मुशर्रफ का जलसा हो, पैदल ही जाते थे। और इस दफा तो थ्रेट जो था वो पब्लिकली बता दिया गया था कि थ्रेट मौजूद है, और उस थ्रेट से बचाने के लिए जब सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए तो फिर ये इंतजाम जरूरी थे कि लोगों को पैदल भेजा जाए ताकि अगर कोई ना कोई शख्स तकलीफ पैदा करना चाहता है, कोई गिरोह तकलीफ पैदा करना चाहता है तो उससे बचा जा सके। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसकी बुनियाद था, और ये कोई बहुत बड़ा फासला भी नहीं है। कितना फासला होगा? ज्यादा से ज्यादा चंद फरलांग का फासला होगा, और ये हमेशा ही इसी तरह होता है। जो चीज मैं समझने की कोशिश खुद भी कर रहा हूँ, और आपके तवज्जुह से ये मैं सवाल अपने बाकी साथियों से भी कर रहा हूँ कि अगर उनके लिए मुमकिन हो तो वे इस पर रोशनी डालें कि क्या हमें याद नहीं है कि पाकिस्तान के हवाले से रोग आर्मी के इश्तहारात बैनुल-अक़वामी सतह पर छापे गए थे। किस पे छापे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन छपे जरूर थे। और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में, उस सूरत हाल के नतीजे में क्या इस बात का इम्कान पैदा नहीं हो सकता कि जिस तरह बच्चे को गोद में लेकर उसको चूसनी दी गई हुई है, उसको दूध पिलाया जा रहा है, उसका नखरा उठाया जा रहा है, उसकी बदतमीजी बर्दाश्त की जा रही है और उसको ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है, तो उसकी तमाम गलतियां मेरी गलतियों में शामिल हो जाएंगी कि मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं और मुझे इससे बचना जरूरी है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है मेरी नाक़िस राय में कि हमने ये फैसला किया कि पॉलिटिक्स की जगह पर रहे, हम अपना काम करेंगे और हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। और अगर लोगों ने वोट दे दिया इमरान खान साहब के खिलाफ तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। वो अपने साथियों को मुतमईन नहीं कर सके, उन्हें इकट्ठा नहीं रख सके, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सके, और जिस ख्वाहिश का वो अब इजहार कर रहे हैं, इस ख्वाहिश का मौका तो उनके पास बहुत 3.25 साल से था। वो ये कह देते कि जी 90 दिन में ही मुझे मुश्किलात आ गई थी तो असेंबली तोड़ देते, उन्हें शायद 2/3 मिल जाती। लेकिन अब तो ये पता है हमें आरिफ नकवी का केस मौजूद है, हमें ये पता है कि इलेक्शन कमीशन में अब 30 दिन में फैसला करना है, और अगर फैसला इनके हक में ना हुआ तो फिर इनकी पार्टी तहलील हो जाएगी। फिर ये क्या करेंगे? तो प्रियम्प्ट कर रहे हैं एक ऐसी चीज को, वो प्रियम्प्ट कर रहे हैं एक ऐसी चीज को जो बहुत बड़ा इशू नहीं है।
राइटली सेट। चॉइस साहब, बड़ी तफसील से आपने पूरे मामले पर रोशनी डाल दी। मैं बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त 2-3 अभी ये तो फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर ली है। चॉइस साहब ने भी अभी यही बात की जलसों में, वो पहले से कह रहे हैं कि हमें हमारी पार्टी को ख़त्म करने, हमें ख़त्म करने की पूरी एक साजिश तैयार की जा रही है। ये कहकर वो किसको अंडर प्रेशर कर रहे हैं, और या पहले से कोई केस अपना बिल्टअप कर रहे हैं अवाम के सामने? किस तरफ जाता देख रहे हैं आप इस मामले को? सिर्फ अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं वो। दरअसल हालात गड़बड़ यूं हैं कि चीनी की स्मगलिंग से लेकर, गंदम की स्मगलिंग से लेकर, दवाओं में की कीमतों में इजाफे से लेकर ये जो जेवरात और घड़ी का वाकया, इन सबको अगर आप मिला लें तो 100-150 केस बन रहे हैं। और ये फॉरेन फंडिंग इसमें बीच में आ गया है। फॉरेन फंडिंग का फैसला तो फौरन आ रहा है। और उसके साथ साथ यूरिया का आप बस देखें कि जब पाबंदी लगी यूरिया की कि इसको हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास कम है, तो स्मगल हो गया। स्मगल किसने किया वो भी नाम सबको पता है। फिर एक कोई नौशेरवान भर्ती का नाम भी किसी केस में आ रहा है। तो बहुत से मामला आते हैं, और बहुत से मामला ऐसे हैं जो वाकई परेशान करने वाले हैं। एक मामला इसका भी जो भी फरमाया था साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कि मैंने सड़क बनवाई, उसके बारे में भी वजाहत आ गई है कि सड़क तो नवाज शरीफ ने बनवाई थी सरकारी पैसे से। इन्होंने एक सड़क की, लिंक रोड की मरम्मत कराई थी 30 लाख रुपए देकर। तो बहुत सी बातें खुल रही हैं, और वो खुलने के साथ साथ इनके पास अब जो बचा है, मेरा ख्याल है वो ये बचा है कि गैर मुल्की मुदाखलत हुई, और इसकी अब आलमी साजिश से हट गई। ये आलमी साजिश इन्होंने वो कर दी। और मुझे यकीन है कि आगे जाकर जब इनको बताया जाएगा डिप्लोमेसी क्या होती है, जब आप किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं तो अपनी खुद मुख्तारी का एक हिस्सा उसके हवाले कर देते हैं आप। तो ये जब बताया जाएगा, बताया नहीं गया, इनको सिखाया भी नहीं गया। मखदूम साहब ने को खुद नहीं पता था कि सूरत हाल खारजा पॉलिसी क्या होती है। तो ये सब गड़बड़ हो गया, बहुत फिक्स हो गया, खिचड़ी बन गई। उसको धागे अलग करने के लिए अब ये जो है मदाखलत वाला केस उसको उठा रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए पहले अच्छा बेग साहब, क्या मतलब आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं इस जमात को, इमरान खान को और उनके इतनी बड़ी तादाद के जो सपोर्टर्स हैं उनको? वो भी एक सेंटिमेंट रखते हैं। पाकिस्तान को या किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं पहुंचता कि वो एलिमिनेट करे। वो वोट दे के एलिमिनेट होगा। मैं ENP का, अवामी नेशनल पार्टी का केस मुझे पता है, भुट्टो साहब ने रेफरेंस फाइल किया था, और रेफरेंस अभी भी लॉ है, वो हो सकता है वो। लेकिन क्यों हम इस मामले में क्यों पड़े? देखिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, पार्टी को नहीं। आप पार्टी को अगर बैन करेंगे तो मेरा ख्याल है नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया जाएगा, मेरी अपनी राय ये, और नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो लोगों ने जुर्म किया है, जिन लोगों ने मतलब, अब देखें ना, उस्मान बुज़दार चीनी की सब्सिडी नहीं दे रहा है बताए बगैर। जब FIA उनसे पूछती है कि आपने सब्सिडी क्यों दी, तो मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्यों दी। तो ये तो पता है दो दोस्तों को कि हालात क्या थे। हालात अब ये हैं कि आपको एक मोमेंटम बरकरार रखना है अपना एग्रेसिव अंदाज में, ताकि हुकूमत डिफेंसिव पर चली जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं हुकूमत डिफेंसिव पर जाएगी, क्योंकि हालात जो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन बेग साहब, ये तो अपनी मुद्दत पूरी करने की बात कर रहे हैं, फिर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इजंट इट टू अर्ली के खान साहब ने बहुत तेज मोमेंटम अब से बिल्ड कर। इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, सवाल ये। कौन कहता है इलेक्शन नहीं होंगे? इलेक्शन होने चाहिए, हमारा हक है इलेक्शन। और अभी तो पार्लियामेंट का वक्त बाकी है, पार्लियामेंट अब टाइम पूरा करेगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। एक राय दे दें मुझे, ये बिलावल साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है, कुछ यादें तो ताज़ा हुई होंगी। ये मिसाक़े जमहूरियत 2 है वाकई, और ये कितना देरपा होगा, कितना चल पाएगा, सवाल ये है। देखिए अगर दोनों पार्टियों ने अपने आप को पहले की तरह अलग अलग नहीं किया तो चल सकता है, चल पाएगा। ये सीखे हैं, बिलावल खासा सीख चुके हैं, जो अंदाज होता है उनकी गुफ्तगू से। परसेप्शन उनके पास है, हिस्ट्री उनके पास है, और विरसा उनके पास है, और वो इलाका उनका देखा बारा है भी। और जो ग्रुप बात कर रहा है नवाज शरीफ से, वो वही ग्रुप है जिसने मिसाक़े जमहूरियत किया था। मेरा ख्याल है मिसाक़े पाकिस्तान की बात हो रही है, और बाकी उमूर तो तय हैं, इनके कोई मसाइल नहीं।
ठीक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं सोलंकी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, अब ये क्या पाकिस्तान में जो अगला इलेक्शन है वो जो अपने गिवन टाइम पे होता है, अर्ली हो जाता है, जब भी होता है, उसमें क्या ये एंटी पीटीआई और पीटीआई दो ही तरह का वोट होगा या कोई और भी सियासी जमात की सियासत रहेगी? देखें, पीटीआई एक जमात के तौर पर तो बरकरार रहेगी। अब उसमें उसकी क़यादत किसके पास होगी और कौन इलेक्शन लड़ सकेगा ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे केसेस का फैसला होना बाकी है। लेकिन अभी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो पीटीआई जो बयानिया लेकर चल रही है उसके ख़िलाफ़ जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो उनका एक मुत्तहिदा महाज एक तरह से होगा, जिनकी एक इंतखाबी अंडरस्टैंडिंग होगी। जो लंदन से ख़बरें आई हैं वो इमरान ख़ान के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अफवाहें चल रही थी कि बिलावल जो है वो फ़लाँ ओहदा लेने गया है और फ़लाँ गवर्नरशिप लेने गया है। लेकिन मेरी जो बात हुई है वहाँ लंदन में दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंप से, वहाँ पर ओहदों की कोई बात नहीं हुई है। बात हुई है कि जी मीसा के जमहूरियत जो है उसकी एक निशात सानिया की जाए, उसका एक नया एडिशन जो है लाया जाए, और यहाँ तक कि मौलाना की जो पार्टी है उसके कायदीन की भी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से। तो वो बात कर रहे हैं कि जो बड़े चैलेंजेस हैं उनका मिलकर उन्होंने मुकाबला करना है। इसलिए बहुत सारे लोग जो बगले बजा रहे थे कि जी फलां लोग टूट रहे हैं तो फलां ये हुकूमत नहीं रहेगी, उनके लिए ये बुरी खबर है कि ये इत्तेहाद भी रहेगा और ये पार्लियामान जो है वो अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी। मुद्दत भी पूरी करेगा, लेकिन एक रियलिटी है सोलंकी साहब कि कोई तारीख बहुत चीज़ें हमें वाज़े तौर पर बता देती है। मिसाके जमहूरियत जब हुआ था उसके बाद 2008 के इलेक्शंस, एग्ज़ाइल से वापस आ रहे थे दो लीडरान, और फिर हमने देखा ज़्यादा वक्त नहीं लगा था नवाज शरीफ साहब को भी काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट जाते हुए, और बिलावल साहब को भी पेट फाड़ने और लाड़काना की सड़कों पर घसीटने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के बयानात जरदारी साहब को लेकर। अब किस हद तक एक्चुअली सीख चुके? बात सही है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है उसकी जो एल्फी है जिसने इनके अज्जाए तरकीबी को जोड़ा हुआ है उसका नाम इमरान खान और उसका जहरीला बयानिया है। जब तक वो बरकरार है वो इनको जोड़े रखेगा। जब तक वो बरकरार है वो इनको जोड़े रखेगा। ये मैं चौधरी साहब से जान लेता हूँ। चौधरी साहब, आप कैसे इस सारी चीज़ को देख रहे हैं? मुझे ज़रा थोड़ी सी राय इस पर भी दें। जो मुलाकात है, फिर ईवीएम को ख़त्म करना, मतलब ईवीएम पे इलेक्शन ना कराने की बात है। ओवरसीज़ के हवाले से भी कहा गया कि नहीं कर सकते, बड़ी कॉस्ट है। ये तो वो चीज़ें थीं जिन पर बैंक कर रहे थे खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए अगले इलेक्शंस में। फिर मुलाकात के हवाले से भी बता दें कि ये कितना देर पर है और क्या इमरान खान की वजह से ये जुड़े रहेंगे आपस में? देखिए, माजी में जब कभी मार्शल लगा तो बैरूनी दोस्तों ने या बैरूनी ताकतों ने इस बात की कोशिश की कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी जाए, और फिर एक वक्त ऐसा आता था कि वो मिसालत करवाते थे पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान, और पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान की गई मिसालत के नतीजे में इंतखाबात होते थे। मैं इसकी मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि ये मौका नहीं है। फिर कभी अगर इस पर अकेले से बात होगी तो जरूर तफसील के साथ करूँगा। इस वक्त जो बात सोलंकी साहब ने की वो अपनी जगह पर ठीक है। इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सच नहीं बोल रहे, वो झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलना उन्होंने अपना वतीरा बना रखा हुआ है। उनकी तमाम स्टेटमेंट्स इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, डेवलपमेंट, कर्ज, बैरूनी कर्जे, इन सारे हवालों से देख ली जाए कि वो क्या है, तो उनमें सच कब नजर आता है। अब भी वो सच बोलने की कोशिश नहीं कर रहे। उनकी पॉलिटिक्स सारी की सारी
जिस तरह वो लेकर चले थे उससे बिल्कुल उलट हो गई हुई है। वो तहरीक इंसाफ तहरीक ना इंसाफ हो गई हुई है और उसके नतीजे में अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ेगी। वो हुकूमत में आने का ख्याल अब छोड़ दें। मुझे तो यूं नजर आता है कि जिस वक्त स्पीकर लोगों को बुला के पूछेगा आपने इस्तीफा दिया, तो मुमकिन है आधे से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि जबरन इस्तीफा लिया गया। तो पीटीआई पार्लियामेंट सर 83 का फिगर बहुत सारे जगहों पे कोट हो रहा है। 83 मेंबर्स हैं जो इस्तीफे के, जो भी होंगे तो अंदर पीटीआई मौजूद होगी और पीटीआई के मौजूद होने की बुनियाद पर पीटीआई अपना नया पार्लियामानी लीडर मुकर्रर कर लेगी। जो लंदन में मुलाकात हुई है उसके नतीजे में एक ऐसा मुआहदा सामने आएगा जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल कर लिया जाएगा। हम समझ सकते हैं कि उसकी शराइत क्या होंगी। उसमें यह भी मौजूद होगा कि आइंदा कभी वोट मांगने के लिए किसी को नहीं कहा जाएगा कि आप मुझे वोट लेके दीजिए, और कोई फोन कॉल नहीं आएगी कि आप इनको वोट दे दीजिए और इनको मत दीजिए। बजट के लिए भी कोई वोट लेके नहीं देगा। पॉलिटिक्स होगी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होगी और उन नॉर्म्स के साथ होगी जो डेमोक्रेसी के लिए कंपलसरी होती हैं। और उसमें इमरान खान साहब को भी कहा जाएगा कि आइए आके दस्तखत कर दीजिए, और जिस वक्त वो दस्तखत करने से इनकारी होंगे तो ये पीटीआई दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। पार्लियामेंट में तो पहले ही हो चुकी होगी और उसके बाद भी कुछ तकसीम होगी जो मैं समझ सकता हूँ एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पर, और उसके नतीजे में इमरान खान साहब नेहरू के साथ बैठ के अपना वक्त गुजारा करें। सही। ये मैं अब जो मेरे आप सारे ही तीनों बहुत सीनियर हैं, मैं जो चीज़ अब जानना चाहूँगा इसको लिंक अप करते हुए क्विकली, सोलंकी साहब आपने बात की थी हिना रब्बानी खर साहिबा की, मैंने भी कल वो रात गुफ्तगू सुनी। आपने कहा कि किसी ने जानबूझ के डिमाश करने से मना किया था, ऐसा ही है सर? अब ये कहीं लिंक वहीं तो नहीं जाके मिलता कि कोई और कुछ और कर रहा है? नहीं, ये शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया उन्होंने कि उन्होंने मना किया कि आप ना करें। तो ये बात तो अब कोई है नहीं, इसमें कोई शक व शुबा। और जो वजाहत वजारत खारजा ने असद मजीद खान के हवाले से दी है उसके बाद कोई इसमें शक नहीं रहना चाहिए। अब अगर कोई बेग साहब का एक जुमला ले लूं सोलंकी साहब, बेग साहब जी 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 बेग साहब, ये कहाँ ताने माने किस तरफ मिल रहे हैं जो अभी पूरी सर बात बताई? नहीं सर, ये तो छुपा के रखा गया था और पीटीआई ने भी तस्लीम कर लिया है कि हमें बाद में एक छुपा के रखा गया था, हमें बाद में इत्तला मिली कि ये मौजूद है तो फिर हमने निकाला उसको। मतलब उसको फिर वो लिपापोती कर रहे हैं। छुपा के रखा गया था एक खास मकसद से। दो वजीर इसमें मुलव्विस थे जिन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि ये ट्रम्प कार्ड है, इसको निकाल के रखो, दिखाएंगे। और फिर उन्होंने भुट्टो का हवाला भी दिया कि भुट्टो साहब ने भी दिखाया था। तो बस अब भुट्टो बनना आसान नहीं है मेरी जान। फांसी पर चाहिए आपको, फांसी पर लटकना चाहिए। वजन भुट्टो का 42 kg रह गया था, तो उससे भी कम रह गया था। तो वो जेल में जाना पड़ता है, वहाँ काकरोच होते हैं, वहाँ छिपकलियाँ होती हैं, वहाँ बहुत कुछ होता है। तो आसान नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट सर। पॉइंट वेल टेकन। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने